Hello students, how are you? Welcome to the video of lesson number first, historiography development in the West. First of all, understood the meaning of historiography. What is the meaning of historiography? Historiography means writing of history. हम थर्ड स्टैंडर्ड से अप टू 10th स्टैंडर्ड तक हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग जानकारी है, इन्फॉर्मेशंस है, वो समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस है जो अभी भी हमारे पास्ट में जो कुछ स्टैंडर्ड थे उसमें हमने पढ़ी, वो आज भी हमको लर्न रहती है। तो ये सब के पीछे का यूज़ क्या है? सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड में अपना बेस्ट देने वाले, हिस्ट्री में अलग अलग जो इंफॉर्मेशंस है, अलग अलग इवेंट्स है, उसके बारे में हमको बताने वाले हमारे देश के साथ साथ बाहर देश में भी बहुत सारे ऐसे थिंकर्स है जो कि इस इंफॉर्मेशन को जो है प्रोवाइड करते हैं बाय देयर टेक्स्ट बुक, बाय देयर डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो आई मेक 2 पार्ट्स हियर। लेसन नंबर फर्स्ट में हम लोग 2 वीडियोस बनाएंगे, 1.1, 1.2 एंड 1.3। इसके ऊपर हमारा रहेगा फर्स्ट वीडियो, एंड 1.4 जिसमें हम लोग नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है वहाँ पर कितने अच्छे अच्छे स्कॉलर्स है, थिंकर्स है, इंटेलिजेंट पर्सन्स है, उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको बताई है, क्या क्या अलग अलग बातें जो है जो हमको पता नहीं थी, बाय द हिस्ट्री, बाय देयर व्यूज़ हमको पता चली है, वो हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, दिस इज़ द रिक्वेस्ट दैट टेक वन पेंसिल इन योर हैंड। क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ बातें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, तो उसके साथ साथ जनरल नॉलेज के लिए भी। तो जब मैंने ऐसा बोला आपको कि दिस लाइन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और दिस वर्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और दिस इंफॉर्मेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एट दैट टाइम आपके पास टिक करने के लिए पेंसिल होनी चाहिए। उसके साथ साथ जब हम इस प्रकार की कोई बात जो है वो टिक करते हैं, तो वो जब हम लोग उसको रिवाइज़ करते हैं तो धड़ से हमारे याद में आ जाती है कि अरे हाँ, दिस वर्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसका मीनिंग अगर हमको पता रहे। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मीनिंग लर्न रहे तो हम लोग ऑन स्पॉट भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन एक बार अगर हमको उस वर्ड का जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हिस्टोरिकल रिसर्च, writing and studies are carried out with an objectives of understanding the chronology of the past event and their interconnections. This is a continuous process. देखो, historical research, हिस्ट्री में भी अलग अलग बातें जो है उसकी इन्वेंशंस होती है, उसका रिसर्च होता है, उसको भी खोज किया जाता है, चेक किया जाता है। उस हिस्टोरिकल अलग अलग राइटिंग्स होती है, हिस्टोरिकल अलग अलग स्टडीज़ होती है। ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों मिलकर जो है ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट। हमारे भूतकाल में बहुत अलग अलग ऐसी घटनाएं हुई कि जिसका एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शंस होता है, को रिलेशन होता है। कौन सी इवेंट्स जो है वो पहले हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार की उस जो सीक्वेंस होता है वो सभी स्टडी करने के लिए इस प्रकार की हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज़ जो है वो हेल्प करती है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है हिस्ट्री को लर्न करना या हिस्ट्री स्टडी करना, तो हिस्ट्री स्टडी करने के लिए ये सब जो बातें हैं वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल राइटिंग एंड स्टडीज़। उसके साथ साथ हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हिस्टोरियोग्राफी इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि अभी अप टू 2020 हम लोग पहुंच गए हैं, अभी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी बात जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं की जाएगी या लिखी नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। तो कंटिन्यूअसली ये जो प्रोसेस होती है लिखने की, हिस्ट्री लिखने की, पास्ट के इवेंट्स के इंफॉर्मेशन प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में हमारे सामने लाने का काम जो है वो कंटिन्यूअसली होते रहता है। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस, जैसे कि आपको जनरल साइंस है, जनरल साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ऐसे ही फिजिकल एंड नेचुरल जो साइंसेस के ब्रांचेस है, द इम्पीरिकल
मेथड, अब देखो इम्पिरिकल मेथड मीन्स क्या कि ऐसी मेथड की जो लैब में उसके ऊपर जो मतलब फिजिकल साइंस है या नेचुरल साइंस से रिलेटेड जो कुछ इवेंट्स या बातें हैं वो लैब में या फिर ऑब्जर्वेशन से चेक किए जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक किए जा सकते हैं, इज़ यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज, जिससे जो है जो कुछ नॉलेज हमको कोई इंसिडेंट से मिलता है वो हम लोग चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज, और इस प्रकार के जो मेथड्स है मे बी एक्सपेरिमेंट्स हो, मे बी ऑब्जर्वेशंस हो, तो इस प्रकार के मेथड से हम लोग जनरल साइंस जो है, फिजिकल एंड नेचुरल साइंस जो है वो स्टडी कर सकते हैं और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इस नॉलेज से ही जो है, इस मेथड से ही जो है जो अलग अलग रूल्स है, लॉज है, वो जो है हम बार बार उसको चेक कर सकते हैं, उसमें कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं होता। दिस मेथड अलाउ फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस, जो है जो निकले हुए अलग अलग ऐसे जो ऑब्जर्वेशंस है वो हम लोग बार बार चेक कर सकते हैं, उस पर कोई टाइम का असर नहीं होता या किसी जगह का असर नहीं होता कि भारत में जो एक्सपेरिमेंट हुआ साइंस में वो दूसरे देशों में अगर हमने किया तो वो अनसक्सेसफुल हुआ, ऐसा नहीं है। तो आप कहीं पे भी उसको ना टाइम का कोई ऐसा बंधन है या फिर कोई स्पेस का बंधन नहीं है, तो वो ऑलवेज ट्रूथ ही रहता है जो साइंस से रिलेटेड अलग अलग प्रैक्टिकल्स होते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ओके, दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली, और बार बार वो उस प्रकार के जो लॉज है साइंस से रिलेटेड वो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं और रिपीटेडली उसको प्रूव भी कर सकते हैं। बट इन द हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन वो अगर मेथड जो एक्सपेरिमेंट की मेथड है या ऑब्जर्वेशन की मेथड है वो हम एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट उसको चेक नहीं कर सकते। इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल to use the method of laboratory experiments and observation। हिस्ट्री रिसर्च में इन सब का जो है पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरीके से हम लोग कोई घटनाएं जो है उसके स्टडी करें। दिस इज़ सो बिकॉज वी वेयर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम, क्योंकि हम लोग जब वो अलग अलग जो पास्ट में हुई घटनाएं हैं उस समय हम लोग वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे, उस समय पे भी नहीं और उस जगह पर भी नहीं। हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड, और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उसको फिर से हम लोग जैसे का वैसा सामने प्रेजेंट भी नहीं कर सकते। आपने देखो डोरेमोन का वगैरह अगर कुछ एपिसोड वगैरह देखा होगा तो डोरेमोन के पास उसके पॉकेट में गैजेट होता है जिससे वो टाइम मशीन से पास्ट में चला जा सकता है, कोई भी टाइम पीरियड में जा सकता है, लेकिन ऐसे कुछ मतलब एक्चुअली इस प्रकार का जो डोरेमोन का गैजेट है वो अवेलेबल भी नहीं है एंड नॉट मतलब हम लोग जा भी सकते हैं। तो ये सब जो है ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। हिस्ट्री में जो है वो साइंस की तरह हम लोग उसी टाइम पर उसी जगह पर इस प्रकार का जो अलग अलग रीचेक है या जिसे हम लोग वेरीफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी बात पॉसिबल नहीं हो सकती। तो फिर हमारे हाथ में क्या है? To begin, we need an expert who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning। अब देखो, अगर हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं कि ये हिस्टोरिकल जो अलग अलग बातें हैं वो सच है कि झूठ है, ये कैसे पता चलेगा हमको? We need an expert who knows the language। अलग हमको कोई मतलब कोई ऐसी लेटर मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है या फिर एविडेंस मिलता है, ज़मीन के अंदर का कोई आभूषण मिलते हैं, कुछ भुर्जपत्र है या कॉपर प्लेट मिलती है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये कौन से ज़माने का है या कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कौन सी स्क्रिप्ट में है? तो इसके लिए हमको तो सबसे पहले एक्सपर्ट है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। एक्सपर्ट हु नोज़ द लैंग्वेज, जिनको लैंग्वेजेस का पता है, एंड स्क्रिप्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। हिस्टोरिकल जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं म्यूजियम्स में वगैरह हम लोग अवेलेबल जो अलग अलग ऐसे रेफरेंस है तो उसके बारे में एक्सपर्टीज़ जो होते हैं उनको उस समय की लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट का पूरा नॉलेज होता है इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, और उसका मीनिंग भी पता रहता है। ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। वो जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं उसको वो पढ़ भी सकते हैं, और ऑथेंटिसिटी अगर वो मतलब क्या वो करेक्ट है नहीं है, 100% एकदम ट्रूथ है उसमें कि फेक है, ये सभी जो बातें हैं जो एक्सपर्टीज़ होते हैं
वो ही अच्छे से क्लेरिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज। अब उसके लिए उनके पास कुछ क्राइटेरियाज होता है। फॉर एग्जांपल लेटरिंग स्टाइल, लिखने की स्टाइल जो होती है, अलग अलग पीरियड में वो स्टडी किया रहता है एक्सपर्टीज़ ने, जो हमको बता सकते हैं। ऑर्थर स्टाइल ऑफ राइटिंग, अलग अलग जो ऑर्थर है, लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, उनकी भी अलग स्टाइल होती है, वो भी उनको पता रहती है। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट, जो तारीख जिसे हम लोग कहते हैं, एंड टाइप्स ऑफ पेपर, किस प्रकार का पेपर यूज़ किया है। मे बी आप अगर CID वगैरह देखते होंगे तो जो डॉक्टर है सालुंके, हाँ, तो वो जो है इस प्रकार के, इससे हमको बहुत सारे ऐसे एविडेंस से वो ढूंढ के निकालते हैं कि खून किसने किया है या वो जो दुर्घटना हुई है वो कौन कर सकता है। तो इस प्रकार के हमारे जो एक्सपर्टीज़ होते हैं हिस्ट्री के, वो भी इसी प्रकार से अलग अलग बातें जो है उसको चेक करते हैं, वेरीफाइड करते हैं, और जो ट्रूथ है वो हमारे जैसे स्टूडेंट एंड टीचर्स के सामने लाते हैं। सच अ डॉक्यूमेंट्स इन फर्दर scrutinized by a historian with the help of relevant historical references। अब ये सब जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने चेक की हुई जो बातें हैं, वो बाद में जो अलग अलग ऐसे हिस्टोरियन है, फेमस हिस्टोरियन है, जिनको हिस्ट्री के बारे में बहुत जानकारी है, ऐसे जो हिस्टोरियन होते हैं वो उसको स्क्रूटनिंग करते हैं, चेक करते हैं, उसमें से सच क्या है, फेक क्या है, बराबर वो चेक करने के बाद एज ए हिस्टोरिकल रेफरेंस उसको चेक किया जाता है, और बाद में वो सभी जो बातें हैं वो हम तक पहुंचाई जाती है। नाउ इन पेज नंबर 1 देयर इज़ इन अ ग्रीन कलर हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। अब देखो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होती है कि ये जो हिस्ट्रीज में मिली हुई अलग अलग जो एविडेंस है, जो बातें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो करेक्ट है या फेक है, हाँ, उसको ऑथेंटिसिटिकली हम लोग चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए आपको यहाँ पर जो है 6 ऐसी अलग अलग मेथड्स दी गई है। एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, एग्जामिन किया जाता है, चेक किया जाता है। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशन, कैरिंग आउट ऑफ कॉम्परेटिव एनालिसिस, अलग अलग बातों पर विश्लेषण किया जाता है, उसको चेक करने के लिए उस पर जो है चर्चाएं रखी जाती है। अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे जो रेफरेंसेस है, अलग अलग बातें जो है, डॉक्यूमेंट्स है, वो टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स, उसको चेक करने के लिए वेरियस कंसेप्शनल फ्रेमवर्क, एक प्रकार का फ्रेम बनाया जाता है, और उस फ्रेमवर्क में वो जो अलग अलग इवेंट्स है उसको रिसर्च किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। देन है फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस इन द व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, बहुत सारे हिस्टोरियन होते हैं, उनके जो रेफरेंस बुक होती है उससे भी अवेलेबल जो कुछ बातें हैं वो पढ़कर उसके ऊपर जो है एग्जामिन किया जाता है। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, अब बहुत सा बार क्या होता है, इस प्रकार की अलग अलग बातें जो है कभी सच होती है, कभी नहीं होती है, तो जो जिसकी संभावनाएं है या फिर जो है किसी की इमेजिनेशन से रिलेटेड ऐसा होता है, तो ऐसी भी कुछ बातें होती है, तो वो भी यहाँ पर रिसर्च मेथड के थ्रू चेक किया जाता है। उसके साथ साथ है क्रिटिकल एग्जामिनिंग, बहुत बार अलग अलग हिस्टोरिकल जो रिसोर्सेज होते हैं, हिस्टोरिकल रिसोर्सेज का यूज करके एग्जामिन किया जाता है, और वो उसका जो ट्रूथफुलनेस है वो चेक करके वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में एज अ सिलेबस हमको दी जाती है। ओके, नाउ मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। अब देखो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं कि जिसमें हम लोग इस प्रकार के ब्रांचेस के थ्रू हिस्ट्री के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, या हिस्ट्री के जो अलग अलग ऐसे टॉपिक्स है, मेथड्स है, या फिर जो अलग अलग ऐसी बातें हैं, संशोधन साहित्य जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो उसके लिए कुछ मेथड्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आर्कोलॉजी, देन आर्चिवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, epigraphy, then analysis of lettering style, linguistics, numismatic, और लास्ट में है जीनियोलॉजी। ओके, एक एक वर्ड का मीनिंग सिस्टमेटिकली सुनेंगे। सबसे पहला है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स होता है
पुरातत्व विभाग, आपने देखा होगा आर्कोलॉजी, जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो जो है उसका एक्सकर्शंस किया गया, तो ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है तो हमारी हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन दिया है। इस प्रकार से आर्कोलॉजी में पुरातत्व जो मतलब बातें होती है, पुरातन कालीन जो बातें होती है उसके ऊपर जो है वो स्टडी किया जाता है। फिर है आर्चिवल साइंस। आर्चिवल साइंस में जो है बहुत सारी जो प्राचीन सोर्सेज है, हिस्टोरिकल रिसोर्सेज है, उसका कलेक्शन किया जाता है और उसको एग्जामिन किया जाता है। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, जिसमें क्या होता है हैंड रिटन जो अलग अलग बुक्स है, हैंड रिटन रेफरेंस जो बुक्स है उसका कलेक्शन किया जाता है और उसके थ्रू जो है ये मेथड के थ्रू हिस्ट्री से रिलेटेड जो इवेंट्स है उसको चेक किया जाता है। फिर है इपिग्राफी। इपिग्राफी देखो आपको ब्रैकेट में भी उसका मीनिंग दिया हुआ है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो अलग अलग लिपि है, अलग अलग जो स्क्रिप्ट्स है उसका जो है यहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलता है और जिससे हमको हिस्ट्री के अलग अलग इवेंट्स का पढ़ाई करने के लिए हेल्प होता है। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। बहुत बार क्या होता है, भाषा रचना शास्त्र इसे कहते हैं, जिसमें अलग अलग जो लैंग्वेजेस है उसकी लिखावट जो होती है, अलग अलग लेटर्स जो होते हैं जिसे अक्षर वाटिका कह सकते हैं। तो एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल मतलब जहाँ पर अलग अलग लेटर्स की स्टाइल की डिटेल में इंफॉर्मेशन स्टडी की जाती है। लिंग्विस्टिक्स दैट मीन्स भाषा रचना शास्त्र, जिसमें लैंग्वेज की पढ़ाई की जाती है अलग अलग प्राचीन काल से अप टू द मॉडर्न पीरियड, जो अलग अलग भाषाएं हैं उसका जो है पूरा डिस्क्रिप्शंस इस मेथड में होता है, जिससे वो चेक किए जाते हैं अलग अलग रिसोर्सेज। उसके साथ है न्यूमिज्मेटिक। न्यूमिज्मेटिक में जो है जो कॉइन्स कलेक्शंस है, अलग अलग राजा महाराजाओं के काल के जो कॉइन्स है, करेंसीज है, हाँ उसका पढ़ाई किया जाता है, आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। और लास्ट है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी मतलब ब्रैकेट में स्टडी ऑफ लीनिएज, तो किस वंश के राजा कौन सा वंश चला रहे हैं, कौन से घराने के हैं, विच ऑफ दिस डायनेस्टीज़, अलग अलग घराने शाही या अलग अलग जो वंश के राजा महाराजा, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमने शिवाजी महाराज का इन्फॉर्मेशन अगर पढ़ना चाहा तो शिवाजी महाराज के पूर्वज या फिर शिवाजी महाराज किस वंश के थे, उनके वंश में उनके पिताजी का नाम क्या था, उनके दादाजी का नाम क्या था, उनके दादाजी का नाम क्या था, इस प्रकार की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हमको इस प्रकार की मेथड से, जिसे जीनियोलॉजी कहते हैं, इसे पता चलेगी। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। ये जो है लेसन नंबर 1 का इंट्रोडक्शन जस्ट हुआ। नाउ द मेन टॉपिक 1.1 ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इतिहास लेखन की जो ट्रेडिशन है वो कैसे स्टार्ट हुई। वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव। हमको सबको पता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है उसकी स्पेसिफिक मेथड होती है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है, चेक किया जाता है, तब कहीं जाकर वो अलग अलग सिलेबस के थ्रू, रेफरेंस बुक के थ्रू हम तक पहुंचती है। इसको चेक करने के लिए अलग अलग हिस्टोरिकल सोर्सेस होते हैं और उसके साथ साथ राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव्स, और इतनी सारी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है उसको राइटिंग फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। ब्रैकेट देयर। आपको सबसे पहले तो हिस्टोरियोग्राफी मीन्स व्हाट ये पता होना चाहिए। तो हिस्टोरियोग्राफी में क्या होता है, तो द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिन द हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, ये जो है इस प्रकार के अलग अलग मेथड से होकर आता है। इसीलिए ये जो डेफिनेशन है, दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। ओके, गॉट इट। ब्रैकेट करेंगे वहाँ पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी लाइन है, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, तो एज अ लेसन उसका मीनिंग हमको पता रहे तो हम मे बी अपने मन से भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नरेटिव इज़ अ हिस्टोरियन। जो ऐसा विद्वान व्यक्ति, एक्सपर्ट व्यक्ति जो है इस प्रकार की राइटिंग करता है, अलग अलग इवेंट्स को नरेटिव करता है, उसके बारे में वर्णन करता है, डिस्क्रिप्शन लिखता है, दैट इज़ हिस्टोरियन। ओके,
द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। जो हिस्टोरियन होते हैं, इतिहासकार जिस कहेंगे, हिस्टोरियन इतिहासकार, तो ये हर एक जो पास्ट में होने वाली इवेंट है वो अपने राइटिंग में इंक्लूड नहीं करते, कर ही नहीं सकते। द इंक्लूजन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड्स ऑन द कंसेप्शनल फ्रेमवर्क। हर एक जो हिस्टोरियन होता है उसका जो राइटिंग स्टाइल होता है वो किसी एक स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड होता है और उस कंसेप्ट को लेकर ही वो उस फ्रेमवर्क में अपना जो राइटिंग है वो कंटिन्यूसली शुरू रखते हैं। हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ डिटरमाइंड बाय दैट कंसेप्टनल फ्रेमवर्क। एक कंसेप्ट बनाई जाती है कि किस कंसेप्ट के ऊपर वो राइटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल आई एम अ हिस्टोरियन, तो अगर मैं हिस्टोरियन हूँ तो मैं एक कंसेप्ट एक्सेप्ट करूँगी कि मुझे किसके बारे में लिखना है। अगर मुझे शिवाजी महाराज के बारे में लिखना है तो मैं अपने रेफरेंस बुक में, अपनी राइटिंग में, हिस्ट्री राइटिंग में ओनली उन्हीं के बारे में, उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन स्पैन में जितनी कुछ बातें हुई है वो सब उसमें मेंशन करूँगी। शिवाजी महाराज का टॉपिक छोड़कर मैं अकबर बादशाह के बारे में नहीं लिखूंगी, है ना। तो इस प्रकार का हर एक हिस्टोरियन का एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें उस टॉपिक को लेकर वो जो है अपनी राइटिंग शुरू रखते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव दैट इज हिस्टोरियोग्राफी वॉज नॉट प्रेवलेंट इन द एंशियंट सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, हमारे वर्ल्ड का जो निर्माण है वो बड़ा प्राचीन है, लेकिन ये जो ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव है ये प्राचीन नहीं है। हिस्टोरियोग्राफी ये प्राचीन नहीं है, वॉज नॉट प्रेवलेंट इन द एंशियंट सोसाइटीज़। प्राचीन काल के सोसाइटीज़ के बारे में या फिर उससे रिलेटेड ऐसा कोई हिस्टोरियन नहीं है। हाउएवर दैट वॉज नॉट मीन दैट दे वेयर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि उन लोगों को हिस्टोरिकल टाइम के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था और वे आर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट, या फिर उनको क्यूरियसिटी भी नहीं रहती कि हमारे से पहले यहाँ पर मतलब कौन रहते थे, क्या रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, ये पूरी क्यूरियसिटी उन लोगों को भी होती थी। बट एंशियंट पीपल ऑल्सो फेल्ड द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ द लाइफ। लेकिन एंशियंट पीपल जो थे, एंशियंट पीरियड में लोग कुछ जो अलग अलग फोक स्टोरीज़ है, सॉन्ग्स है, म्यूज़िक्स है, तो वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को पास करते थे, जिसके कारण क्या होता था, बहुत बार बहुत अच्छी अच्छी जानकारी जो थी वो बहुत सारे लोगों को बाय ओरल सोर्सेस आ जाती थी। एंशियंट पीपल ऑल्सो फील द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड वेलोर ऑफ द एंसेस्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। अपने पूर्वजों की जो अलग अलग ऑनर वाली ऐसी बातें हैं, उनके शूरता की से रिलेटेड कोई जो अगर स्टोरीज़ है तो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इस प्रकार की स्टोरीज़ जो है वो सामने फॉरवर्ड की जाती थी। एंशियंट कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग। देखो, एंशियंट कम्युनिटीज़ भी जो थी वो पूरे वर्ल्ड में उस प्रकार से अपना अपना आर्ट जो है वो मतलब डेकोरेट करती थी। फॉर एग्जांपल दिया हुआ आपको केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स, बैलेड एसेट्रा। फॉर दिस पर्पस दीज ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये जो केव्स में निकाली हुई पेंटिंग्स है या फिर अलग अलग ऐसी लोक कथाएँ है, सॉन्ग्स है, फोक सॉन्ग्स है, बैलेड है, पोवाड़ाज है, ये सभी जो बातें हैं वो बातें ही हमको हिस्ट्री में एज सोर्सेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उससे उस ज़माने के लोगों का रहन सहन कैसा था, लाइफस्टाइल कैसी थी, किस बातों को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, ये सभी बातें हमको पता चलती है। सो 1.1 ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में हम लोगों ने हिस्टोरियोग्राफी मीन्स क्या, हिस्टोरियन मतलब क्या, वो पढ़ा। उसके साथ साथ अगर पहले के ज़माने में इस प्रकार के हिस्टोरियन नहीं होते थे तो उनसे रिलेटेड जो हिस्ट्री के इवेंट्स हैं वो हम तक कैसे पहुँचे, तो उसके लिए जो अलग अलग ओरल सोर्सेज है या फिर मटेरियल सोर्सेज है, फिज़िकल सोर्सेज है, उसका यूज़ करके उसके ऊपर स्टडीज़ करके जो अलग अलग ऐसे एक्सपर्टीज़ है या फिर ऐसे टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल पर्सनस है या फिर रिसर्चर्स है, उनसे हेल्प लेकर हमने ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर की है। बहुत सारे इस प्रकार के एविडेंस जो है वो हर देश के जो नेशनल म्यूजियम्स है उसमें अवेलेबल भी है, उससे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नाउ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ओके, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या कहता है, उसके पहले आपके पेज नंबर 2 पर कैंडी कलर में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। डू यू नो
द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लू म्यूजियम। अब देखो द अबो पिक्चर शो, कभी कभी इस प्रकार के भी मतलब डू यू नो के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक अगर रहे तो हमने उस पर भी अपना नोट्स जो है वो रेडी करना चाहिए, क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर कभी आपको रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग वो भी आ सकता है, या फिर इतना छोटा सा पिक्चर देखकर डिस्क्रिप्शंस उसके ऊपर 4 लाइंस का लिखो, समराइज करो, या इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपको आ सकता है। इसलिए इसकी डिटेल नॉलेज और उसके साथ साथ ये पूरा इन्फॉर्मेशन अगर हमने लर्न कर लिया तो हमारे लिए भी अच्छा है। इस किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमको वो लिखते आना चाहिए। तो इस प्रकार का लुरु म्यूजियम के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। द फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स होल्डिंग शील्ड। अगर ये पिक्चर को पूरा हम लोग स्टडी करते हैं तो उस पिक्चर में दिखाया गया है द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, प्राचीन काल की जो लिपि है वो। फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स जो है वो फॉरवर्ड मार्च आगे बढ़ते जा रहे हैं, होल्डिंग शील्ड उनके हाथ में शील्ड है प्रोटेक्शन के लिए, एंड स्पीयर भाला है उनके हाथ में, इज सीन दियर। द जनरल इज इन द फ्रंट। उनका जो जनरल है, मेन लीडर जो है वो सबसे सामने है, और उनके पीछे उनके जो सोल्जर्स है वो बराबर फॉरवर्ड मार्चिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द सुमेर सिविलाइजेशन। इस प्रकार का जो है ये अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है उसको रिकॉर्डिंग करके रखना, ये जो ट्रेडिशन है ये कब से स्टार्ट हुआ? टू सुमेर सिविलाइजेशन इन द मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया, इस यहाँ से जो सुमेर सिविलाइजेशन है तब से ये ट्रेडिशन जो है वो स्टार्ट हो गया। नेम्स ऑफ द सुमेरियन किंग एंड द स्टोरीज ऑफ द बैटल फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन वेरियस इंस्क्रिप्शन। इस फाइट के ऊपर की बहुत सारी जानकारी जो है अलग अलग लिपि में भी पढ़ने को मिलती है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन शोज अबो डेट बैक टू 4500 BCE बिफोर क्रिस्ट के जन्म के पहले 4,500 साल पहले की ये जो बात है, डेट दी हुई है, ये उतनी पुरानी जो लड़ाई है उसका इंस्क्रिप्शन इस प्रकार की म्यूजियम में हमको देखने को मिलेगा। इट रिकॉर्डेड अ बैटल फॉट बिटवीन 2 किंगडम। इट इज़ नाउ डिस्प्लेड एज लुरु म्यूजियम इन फ्रांस के लुरु म्यूजियम में जो है ये जो इंस्क्रिप्शन है या फिर जो कुछ ऐसा सोर्स है वो वहाँ पर मेंशन है। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। सबसे पहला, इट्स मेथड इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है। इट बिगेंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन। इसकी शुरुआत बहुत सारे ऐसे बेसिक एंड परफेक्ट ऐसे क्वेश्चन से हुई है जिस क्वेश्चन के आंसर जो है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में मेंशन्ड है। नंबर 2, दिस क्वेश्चंस आर ऑर्थोपोसेंट्रिक। इट मीन्स ऑर्थोपोसेंट्रिक मतलब होता है ह्यूमन बेस, मानव पर केंद्रित। जो अलग अलग मनुष्य है, अलग अलग मनुष्य के बिहेवियर्स है, उसके ऊपर डिपेंड होकर ये हिस्टोरियोग्राफी जो है वो डिस्क्राइब होती जाती है। इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड स्पेसिफिक पीरियड में जो अलग अलग प्राचीन काल के जो मनुष्य थे, उनकी जो मतलब समाज था, सोसाइटीज़ थी, उस हर एक मेंबर के अलग अलग वर्क से रिलेटेड उसमें निकलने वाले अलग अलग क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर इसमें जो है वो मेंशन्ड है। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन डीड्स। हिस्ट्री जो है वो दैवी घटनाएं और देवी देवताओं की जो कहानियां है वो मेंशन नहीं करती। तो जो साइंटिफिकली जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं, हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल में जो बैठती है इस प्रकार के मेथड में, मानव केंद्रित मनुष्य के सामाजिक रहन सहन से सेंटर्ड रखते हुए जितनी कुछ इन्फॉर्मेशंस है वो हिस्टोरियोग्राफी में आती है। आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय द राइबल एविडेंस। और इस प्रकार के जो आंसर्स ह्यूमन बींग से रिलेटेड जो अलग अलग एविडेंस है या फिर अलग अलग इवेंट्स है या फिर इंसिडेंट्स है, उनको चेक करने के लिए, अलग अलग आंसर के लिए एविडेंस का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एविडेंस रहे तो कोई भी घटना जो है हम उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और लास्ट है, हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। मनुष्य पहले कैसा दिखता था, फिर उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ, नाउ अडेज ह्यूमन कैसा दिखता है, ये सभी जो बातें हैं इसके लिए मैनकाइंड जर्नी का एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें हिस्ट्री जो है ये सभी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल चाहिए हो आपको तो आप 3rd स्टैंडर्ड में आप लोगों ने
स्टोन एज पीरियड, स्टोन एज मैन से रिलेटेड हिस्ट्री पढ़ी। 4th स्टैंडर्ड में आपने उसके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, अलग अलग राजाओं की, स्पेशली शिवाजी महाराज से रिलेटेड स्टोरीज पढ़ी। 5th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने उसके बाद आने वाले जो मुग़ल सम्राट है उनसे रिलेटेड हिस्ट्रीज़ पढ़ी। 6th 7th 8th में आप लोगों ने हमारे इंडिया को, मतलब 150 साल तक वो कैसे अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और हमको आज़ादी कैसे मिली, उसकी स्टडी की। 9th स्टैंडर्ड में हमने आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या क्या अलग अलग घटनाएं घटी हमारे देश में इन 1960s 1970s 1980s 2000 अप टू 2000, कौन से अलग अलग प्रधानमंत्री आए, उन्होंने क्या क्या अलग अलग ऐसी पॉलिसीज़ जो है 5 ईयर पॉलिसीज़ वो एक्सपांड की, ये सब जानकारी। दैट मीन्स हम लोग बिगिनिंग टू अप टू नाउ डेज़ अब तक की पूरी हिस्ट्री जो है इस प्रकार के ग्राफ में, मैनकाइंड्स जर्नी के ग्राफ में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में 1 2 3 4 ऐसे आपको अलग अलग मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक स्पेशलाइज्ड ऐसे इंफॉर्मेशन दी है जिससे हमको हिस्टोरियोग्राफी जो है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कैसी है वो पता चलती है। ओके, इट इज़ सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी विथ अबो कैरेक्टरिस्टिक्स हैज़ इट्स रूट इन द एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। ऐसा माना जाता है कि ये जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है इसके रूट, इसकी जड़ें जो है वो ग्रीक हिस्टोरियन राइटिंग में है। हिस्ट्री इज़ ओरिजिनली, ब्रैकेट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री इज़ ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। Herodotus, the Greek historian of the 5th century BC, used it first for his book entitled The Histories। तो इस प्रकार से ये जो हिस्ट्री वर्ड जो है इसका ओरिजिनली टर्म, ये जो वर्ड है ये ग्रीक से आया है। जो हीरोडोटस थे ग्रीक हिस्टोरियन, उन्होंने अपनी जो बुक थी, फर्स्ट बुक जिसमें उन्होंने हिस्ट्री के अलग अलग इवेंट्स इंक्लूड किए थे, उस बुक का नाम ही रखा था हिस्टोरीज़। तो यहाँ से जो है हिस्ट्री की जो अलग अलग वर्ड्स है, उसके डेफिनेशंस जो है, मीनिंग्स है, ये सब डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हुआ। नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई नो दैट लेसन इज़ वेरी hard, but if we curiously learn or read each and every line, then this topic is also very easy. So be attentive and be careful. Read this lesson again and again, 1 time 2 time 3 time, listen my video again and again. After that this concepts 100% clear, and in my next video I explain you about the further topics. Okay, so read properly and do the study. Goodbye.